देखते देखते बीच ग्राउंड में एक लड़का दिखना शुरू होता जो कि राजकुमार विवेक के ठीक सामने खड़ा था। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि शौर्य था। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य वहां गया क्यों है। काफी सारे लोगों के मन में गलत ख्याल आ रहे थे कि शौर्य बस रश्मि के लालच में वहां गया ताकि वो राजकुमारी रश्मि को हासिल कर सके। लेकिन वहां पर कोई भी इस शौर्य नाम के लड़के को जानता नहीं था। ओहो, तो तुम भी उन नासिकों में से हो जिन्हें रश्मि में इंटरेस्ट है। एक मिनट रुक जाओ, तुम दोनों तो 15-16 साल के ही लग रहे हो, मतलब एक ही उम्र के। कहीं तुमने रश्मि को गंदा तो नहीं किया? राजकुमार विवेक वो एक गंदी सी स्माइल के साथ शौर्य को देखते हुए कहता है। और विवेक की बात को सुनने के बाद वहाँ सभी लोग सारे कबीलेवासी गुस्से में देखने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उन लोगों को शौर्य पे भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन शौर्य वो शांत रहता है और फिर राजकुमार कार्तिक के पास जाता है जो कि बेहोश थे। वो उन्हें होश में लाता है और उन्हें वापस महाराज सियोनेस के पास छोड़ देता है जहाँ पर वैद्य उस राजकुमार कार्तिक का इलाज करने लगते हैं। मैं बस एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ राजकुमार विवेक, क्या अभी तुमने जो सवाल मुझसे पूछा, क्या यही सवाल तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से पूछा था जब वो उनसे शादी करने गया था? हाँ श्योर। स्माइल के साथ, एक इविल सी स्माइल के साथ एक बार उस विवेक को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजकुमार विवेक गुस्से में फुसफुसाते हुए कहता। अफकोर्स उसका मुंह बंद हो चुका था। दूसरी तरफ कबीले वाले इस वक्त हैरान दिख रहे थे। हे भगवान, इस लड़के को पता तो है ना कि ये क्या कर रहा है। ये राजकुमार विवेक तो उसे कच्चा चबा जाएगा। सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, लड़के तुझे पता तो है ना कि तू किसके सामने खड़ा है और क्या बोल रहा है? वैसे भी अब अफसोस होना के क्या फायदा, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। राजकुमार विवेक इतना कहता और देखते देखते उसके हाथ स्टील जैसे पंजों में बदल जाते हैं। देखते देखते वो तेजी से आगे बढ़ने लगता और शौर्य पे एक हमले से उसे मारने के लिए तैयार हो जाता। वो बहुत ज़्यादा तेजी से शौर्य की तरफ बढ़ रहा था। शौर्य वो हल्का सा झुकता और वो अपने टांगों को आगे करने के बाद अपने शोल्डर को थोड़ा सा आगे करके सीधे पहले तो राजकुमार विवेक के अटैक को डॉज कर लेता है। और क्योंकि वो झुका हुआ था इसलिए उसका शोल्डर सीधे जाके राजकुमार विवेक के सीने से टकराया था और उसकी टांगे राजकुमार विवेक के टांगों से टकराई थी, जिसके कारण वो राजकुमार विवेक वो लड़खड़ाते हुए आगे जाके गिरता। लेकिन हाँ, शौर्य की टांगों में भी चोट लगी थी। मतलब ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मेरा निरुको लेवल 3 है, जहाँ तक इसका निरुको लेवल 4 होना चाहिए। शौर्य स्माइल के साथ कहता और उस राजकुमार विवेक को देखते रहता। शौर्य ने यह हमला एक तरीके से राजकुमार कार्तिक को ही देखकर सीखा था। और क्योंकि विवेक उसी तरीके से दौड़ते हुए शौर्य की तरफ आ रहा था जिस तरीके से उस समय वो कार्तिक पे हमला करने जा रहा था, तो शौर्य ने वही मूव कर दिया और शौर्य का वो मूव काम कर भी गया। राजकुमार विवेक तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता और पीछे मुड़ के शौर्य को गुस्से से देखने लगता। अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि इस लड़ाई को जीतने के बाद राजकुमारी रश्मि को हासिल कर लोगे? वो सिर्फ मेरी है। अगर मैं हार भी गया तो भी मैं यहाँ से उसे जबरदस्ती ले जा सकता हूँ अपने सिपाहियों के दम पे। वो विवेक वो शौर्य से कहता। हाँ, वो तो मुझे पता है। शौर्य स्माइल के साथ विवेक को देखते हुए कहता और सभी लोग तो हैरान देखने लगते हैं कि शौर्य आखिर क्या रहा है। ऑफकोर्स तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से हम लोग उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। शौर्य इतना कहने के बाद उस विवेक को देख के हंसने लगता है। और हाँ, ये मैं राजकुमारी रश्मि के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कबीले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में मुझे भी इस कबीले में ही रहना। मुझे राजकुमारी रश्मि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो तुम जैसी जल्लादों के हाथ में पड़ने से बच जाए, बस। शौर्य स्माइल के साथ कहता। अरे ओ लड़के, एक बार मुझे गिरा क्या दिया, तुम तो मेरे सामने ज्ञान देने लगे। ठीक है, अभी पहले मेरे हमले से तो बच लो। इतना कहने के बाद अचानक से राजकुमार विवेक अपने जगह से मूव करता और शौर्य के सामने अचानक से पहुंचने के बाद वो उसके चेहरे पे अपने पंजों से हमला कर देता। दूसरी तरफ विवेक की इस स्पीड को देखने के बाद शौर्य हैरान रह गया था। शौर्य को बचपन से ही कमजोरी की आदत थी। वो बचपन से ही कमजोर था और उससे जो भी लोग लड़ने आते थे वो ताकतवर हुआ करते थे। शौर्य के सामने एक तरीके से वही सीन दोबारा रिपीट हो रहा था। शौर्य के पास निरुको था, लेकिन उसके सामने जो मौजूद था उसके पास ज़्यादा ताकतवर निरुको है, बस एक लेवल ज़्यादा, बस एक ही लेवल तो है। शौर्य इतना कहने के बाद तुरंत ही झुकता है और उसके बाल उस पंजों के बीच में आते हैं, जिसके कारण वो बाल कट के रह जाते हैं। लेकिन शौर्य तुरंत ही झुकने के बाद अपने पंच को राजकुमार विवेक के सीने पर मारने की ट्राई करता है। राजकुमार विवेक वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अपने टांगों को आया करता है, जिसके कारण शौर्य का वो पंच तुरंत ही जाके राजकुमार विवेक के टांगों से टकराता। राजकुमार विवेक वो एक टांगों पे था। शौर्य मौके का फायदा उठाता है और उसकी दूसरी टांगों को पकड़ने के बाद शौर्य उसे तुरंत खींच कर रख देता, जिसके कारण शौर्य वो ये देखता है कि राजकुमार विवेक अब गिर रहा है। शौर्य तुरंत ही आगे जाता है ताकि वो उस पर हमला कर सके, लेकिन अगले ही पल गिरने से पहले ही वो राजकुमार विवेक अपनी टांगों से शौर्य के चेहरे पर हमला करता है, जिसके कारण शौर्य का चेहरा लाल हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। शौर्य के चेहरे पे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है और शौर्य अपने सर को पकड़ते हुए धीरे धीरे खड़ा होता है। अरे यार, कैसे हराऊं इसे, ये तो मुझे मौका भी नहीं दे रहा ठीक से। शौर्य सोचते हुए कहता। शौर्य वो राजकुमार है
उसे बचपन से ही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तुम नौसिखिए हो जो कि अभी अभी यहाँ आया है और अभी अभी 20 के मार के दुनिया में कदम रखा है। वो राजकुमार वो 20 साल से ऊपर का है, जाहिर सी बात है कि उसके पास न्यूरोकोर होगा और उसके पास लेवल से मतलब तुमसे एक लेवल ज़्यादा ही है। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारे पास न्यूरोकोर है, क्योंकि तुम 15-16 साल के लगते हो। इसके कारण यहाँ पर सभी लोग ये जान पा रहे हैं कि तुम्हारे पास न्यूरोकोर नहीं है और तुम बिना न्यूरोकोर के इस राजकुमार से ऐसे लड़ रहे हो। ये देख के यहाँ के कबीले वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा है और वो राजकुमार बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है कि आखिर ऐसा लड़का जिसके पास न्यूरोकोर हो ही नहीं सकता इस उम्र में, वो उससे लड़ कैसे पा रहा है। मोटा क्रेस श्योर से कहता, लेकिन इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। श्योर मोटे क्रेस कहता, देखो वो राजकुमार पैनिक कर रहा है और वो सबके सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा ही। तुम्हें बस उसका फ़ायदा उठाना है। तुम उसे मजबूर करो ज़्यादा ताकतवर हमला करने के लिए। ऑफकोर्स वो ज़्यादा ताकतवर हमला कर ही नहीं सकता तुम्हारे ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि उसे सबको साबित करना है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास न्यूरोकोर नहीं है, और ऐसे इंसान को तो कोई भी चुटकी में मसल सकता है। वो सभी के सामने ये साबित करना चाहता है और वो ताकतवर हमला तब तक नहीं करेगा जब तक तुम उसे मजबूर नहीं कर देते। लेकिन उसको मजबूर करने से पहले तुम्हें उसे मजबूर करने से पहले खत्म करना होगा। मोटा क्रशर्स कहता है और उसके बाद समझ जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। एक तरीके से वो राजकुमार विवेक ताकतवर है, स्किल्ड है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। श्योर को बस फ़ायदा उठाना है। इतना सोचते हुए श्योर खड़ा होता और उस राजकुमार विवेक को देखता जो कि तेजी से श्योर के तब बढ़ रहा था। अगली पल श्योर की दुनिया बदल जाती है। उससे अपने सामने वो विवेक नहीं विक्रम दिख रहा था जो कि हर दिन उसे मारा करता था। श्योर जैसे विक्रम को देखता उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वही कमीना था जिसके कारण श्योर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। श्योर हर दिन पिटता था उससे और अब श्योर को उस विवेक के अंदर विक्रम दिख रहा था। विक्रम को देखते ही श्योर का गुस्सा फातिमा फन पे चला जाता। न्यूरोकोर तो मेरे भी पास है, मैं इससे सिर्फ एक लेवल नीचे हूँ, तो फिर मैं इसे हरा क्यों नहीं सकता हूँ। यहाँ जरूरी ताकत नहीं दिमाग है। श्योर इतना कहने के बाद वो भी तेजी से राजकुमार विवेक के तब बनने लगता है। और ये लड़का पागल है क्या? इसे पता तो है ना कि ये क्या कर रहा है? सभी लोग हैरानी से कहते हैं। अगली पल श्योर उस विवेक के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचता है। विवेक एक नॉर्मल सा ही हमला श्योर पे करता है, क्योंकि श्योर जिस स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था उसने यही सोचा कि वो एक नॉर्मल सा हमला भी कर देगा तो श्योर बच नहीं पाएगा और उसके पास बहुत ज़्यादा कम समय रहेगा उस अटैक को डॉज करने का, जो कि वो कर नहीं पाएगा। लेकिन श्योर ने पहले ये सब कुछ सोच के रख लिया था। श्योर उसके हमले को जैसे ही देखता है कि वो अपने हमले को करने वाला, वैसे ही वो झुक जाता है। और अब जबकि वो अपने हमले को कर रहा था तो वो बीच में उसे रोक नहीं सकता था। वो श्योर को नीचे से घिसटते हुए उसके ठीक पीछे जाते हुए देखता है। लेकिन श्योर वो जब उस विवेक के पीछे जा रहा था घिसटते हुए, उसने अपने एक हाथ को अच्छे से विवेक के टांगों से रैप कर लिया था, जिसके कारण विवेक वो मुंह के बल गिरता। श्योर तुरंत आगे बढ़ता और विवेक के हाथों को कस के पकड़ के मोड़ने लगता ताकि वो पीछे ना मुड़ सके। वो विवेक पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन श्योर वो भी पूरी ताकत लगाता। अगली पल श्योर उसके हाथों को थोड़ा सा मोड़ के उसके हाथों के नाखूनों को ही सीधे उस विवेक के गले की तरफ ले जाता, जिसके कारण अब विवेक के गले से खून निकल रहा था उसी के हथियार से, एक तरीके से उसी के बीस्ट के जीन से, जो कि उसके बॉडी के साथ कंबाइन हो चुका था। अगले पल विवेक के हाथ नॉर्मल दिखने लगते हैं क्योंकि उसने अपने जीन्स को अपने बॉडी से निकाल लिया था, अपने बीस्ट का जीन को अपने बॉडी से निकाल दिया था। उसके हाथ नॉर्मल होते ही देखकर श्योर स्माइल करता है और अगले पल वो उसके हाथों को पकड़ के तेज ताकत के साथ खींचता, जिसकी वजह से उसके हाथ वहीं टूट जाते हैं। जिसके बाद श्योर तुरंत ही विवेक के दूसरे हाथों को पकड़ता ताकि वो उससे भी तोड़ सके। हे रुको! वो सैनिक चिल्लाते हुए आगे आता ताकि वो अपने राजकुमार को बचा सके। लेकिन अगले पल श्योर ये देखता है कि उसके पेट पे कुछ आके लिपट रहा है। श्योर जैसे ही देखता अगले पल श्योर को दूर फेंक दिया जाता है। राजकुमार विवेक के पीछे से एक अजीब सी पूंछ निकली थी जिसने श्योर के पूरे पेट को लपेट लिया था और उसे दूर फेंक दिया था। श्योर जैसे ही उस पूंछ को देखता वो पूंछ सिल्वर कलर की थी और बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। यहाँ तक कि श्योर उस पूंछ के अंदर अपने चेहरे तक को देख सकता था, वो इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। श्योर ये सब देखता लगता है इसके पास बहुत सारे बीस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बीस्ट होंगे, जिसमें से 2 का ये इस्तेमाल कर चुका है। ये तो दूसरा है, अगर मैं सराहना लगूंगा तो ये तीसरे का भी इस्तेमाल करेगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन मैं सभी के सामने अपने बीस्टों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वरना परेशानी हो जाएगी। सभी को ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इसी उम्र में न्यूरोकोर है। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन अब श्योर ये भी देख रहा था कि वो विवेक वो पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा है अब तो, और उसकी स्पीड और फुर्ती भी बढ़ गई थी। अजीब था, लेकिन श्योर ये भी देख पा रहा था कि उस विवेक ने जिस बीस्ट के जीन के साथ अपने पूरे बॉडी को कंबाइंड किया है, वो बीस्ट शायद ज़्यादा ताकतवर था विवेक से। तभी तो जैसे ही विवेक ने उसके जीन्स को अपने साथ कंबाइन किया, वैसे ही विवेक की ताकत भी बढ़ गई थी। श्योर अब समझ नहीं पाता कि वो करे क्या, जहाँ तक विवेक की ताकत उससे 2 लेवल ऊपर जा चुकी है। मतलब श्योर उससे ऐसे तो नहीं रोक सकता। श्योर ये सब सोच रहा था। अगले ही पल वो विवेक जैसे ही श्योर के सामने पहुँचता है, विवेक के टांगों से तेजी से खून निकलना शुरू हो जाता है। हाँ ये क्या?
विवेक इतना कहते हुए तुरंत ही नीचे गिर जाता और अपनी टांगों को पकड़ लेता। उसके टांगों से लगातार खून बह जा रहा था। श्योर को कुछ दिखता। श्योर को उसके टांगों से मोटा करा निकलते हुए दिखता है जो कि जमीन के नीचे जा रहा था। ये हुई ना बात। इस्माइल के साथ श्योर कहता, नहीं मेरी टांगे, मुझे दर्द हो रहा है। वो राजकुमार विवेक चिल्लाते हुए कहता। जिसके बाद श्योर थोड़ा सा आगे जाता और राजकुमार विवेक के सीने पर टांग रख देता। दूसरी तरफ वो सैनिक वो तेजी से दौड़ते हुए शव की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग शव को रोक सके। लेकिन वो कबीलेवासी उन सबका सर खराब हो चुका था अब तक ये सारी चीजें देखने के बाद, जिससे वो लोग चिल्लाते हैं और अगले पल उन सैनिकों को बीच में ही रोक देते हैं। अगर वो लोग आगे बढ़ते तो पक्का वो लोग मारे जाते। उन सैनिकों को ये पता चल चुका था, इसलिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं और अपने राजकुमार को उस लड़के के नीचे लेटा हुआ देखते रहते हैं। राजकुमार रश्मि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी लंगड़े लड़के से शादी करना पसंद करेंगी? श्योर इस्माइल के साथ रश्मि को देखते हुए कहता, जहाँ पर रश्मि अपने सर को नाव में झुला रही थी। हाँ, आपसे मैं यही उम्मीद कर रहा था। वैसे भी आप इतनी दयालु तो है नहीं कि आप दूसरों पर शादी करके उपकार करेंगे। माफ कर दीजिए राजकुमार विवेक, सभी लोग आपके जैसे दयालु नहीं होते हैं। सभी के बोझ को कम करने वाले लोग हाँ आप वैसे ही हैं। तो मैं श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, अगले ही पल उस विवेक के सीने के अंदर से एक अजीब सा मोटा कीड़ा निकलता और वो श्योर के जूतों के ऊपर से चलते हुए जाता और श्योर के आधे जूतों को भी खा जाता। और देखते देखते उसके जूते को खाने के बाद दोबारा राजकुमार विवेक के सीने के अंदर चला जाता है। तो इतना कहते कहते राजकुमार विवेक वो हिलना डुलना बंद कर देता। ये हुई ना बात। श्योर इस्माइल के साथ कहता। सभी लोग तो श्योर को देख रहे थे। अचानक से ही वो लोग पलट के श्योर के नीचे उस विवेक को देखते हैं जो कि खून की उल्टियां करके मर चुका था। ये क्या, ये कैसे मर गया? सभी लोग हैरानी से कहते हैं। सभी को तो यही लग रहा था कि वो श्योर बस उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन श्योर ने उसे मार ही दिया। ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अगले पल उन सैनिकों का बांध टूट जाता है और वो लोग अपने हथियारों के साथ तेजी से कबीले वाले पे हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कबीले वाले जानते थे अब उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वो विवेक मर चुका है। वो सैनिक तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो 10 से ज्यादा सैनिक थे और वो लोग जैसे ही श्योर के पास पहुंचने वाले होते हैं वैसे ही उन सभी के टांगों पे भी हमला कर दिया जाता है और अचानक से ही उन सभी के बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया मोटे कीड़े। श्योर इतना कहने के बाद पीछे पलट के जाने लगता। कितनी ज्यादा डरावनी बात है। ये लड़का पागल है क्या पिताजी? राजकुमार कार्तिक हैरानी से अपने पिताजी को देखते हुए कहता, पागल नहीं बहादुर, ये बहुत ज्यादा बहादुर है। देखा नहीं, उस ड्रिल ऑफ स्टोन से भी नहीं डरा। वो ड्रिल ऑफ स्टोन उस विवेक के सीने के अंदर था और फिर भी उस लड़के ने अपने टांगों को उसके सीने के ऊपर रखा था जैसे कि उसे किसी भी बात का डर ही ना हो। और हाँ, सच में इसे किसी भी बात का डर नहीं है। वो अभी उन ड्रिल ऑफ स्टोन्स के बीच इतने नॉर्मली चल रहा है, लेकिन वो ड्रिल ऑफ स्टोन्स है, हमें कुछ तो करना होगा जल्दी। महाराज यूनिस वो सभी से कहते हैं और सभी को देखने लगते हैं। भागो, यहाँ पर ड्रिल ऑफ स्टोन्स आ गए हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं और वहाँ पर तितर बितर होने लगते हैं। श्योर वो इस्माइल के साथ जा रहा था। बहुत बढ़िया ड्रिल ऑफ स्टोन, तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया। श्योर इस्माइल के साथ कहता। वैसे श्योर, मैं तुम्हारी खुशी को गम में नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भागना होगा। ड्रिल ऑफ स्टोन श्योर से कहता, पर क्यों? श्योर इतना कहते हुए पीछे मुड़ता जहाँ पर वो कुछ और नज़ारा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे कुछ और दिखता। इस वक्त पीछे वो जितने भी सिपाही लोग थे वो सभी मारे जा रहे थे। उनके बॉडी के ऊपर 2-3 ड्रिल स्टोन्स दिख रहे थे। हे भगवान, ये तुम्हारा झुंड है क्या? श्योर हैरानी से कहता। हाँ, जल्दी भागो। वैसे घबराओ मत, तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे कोई आएगा नहीं। वो लोग ज़्यादा खाना ढूंढते हैं, इससे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वो लोग वहीं जाएंगे। मोटा किरण श्योर से कहता और श्योर थोड़ा अलग भाग के खड़ा हो जाता है। देखते देखते वो ड्रिल स्टोन्स वो उन सभी को खा लेते हैं, उन सारे सैनिक और राजकुमार विवेक को। श्योर उसके तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। बाप रे बाप, ये मैं क्या कर रहा था? वो मोटा कीड़ा, वो दूसरा मोटा कीड़ा था ना, हाँ, जो कि मेरे टांगों के ऊपर चल के गया था, मेरे जूतों को खा के गया था। हे भगवान, अगर उसने गलती से मेरी एक उंगली भी खा ली होती तो मैं तो बाप रे। श्योर डरते हुए कहता। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। दूसरी तरफ जल्दी उन ड्रिल स्टोन्स को रोको, वो हमारे महाराज और राजकुमारों के पास जा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाकी कबीले वाले हम पे हमला कर देंगे और हमारी बहू बेटियों के साथ। जल्दी रोको, सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ महाराज शिवनेश, राजकुमार कार्तिक, राजकुमार अमन वो सभी हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी डर लग रहा था इन ड्रिल स्टोन से। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। 2-3 अगर एक साथ उनके ऊपर कूदेंगे तो एक न एक तो उनके बॉडी पे चिपकेगा ही, और चिपकने का मतलब ये है कि उनकी मौत पक्की है। वो सभी हैरानी समय तलवार को लेकर खड़े थे ताकि वो लोग उस ड्रिल स्टोन से लड़ सके। इससे पहले कि वो ड्रिल स्टोन तेजी से महाराज और राजकुमार के पास आते हैं, श्योर उनके सामने आता है और इसके हाथों में एक मशाल थी जिसे वो तेजी से जमीन पे दे मारता है और नीचे आग लग जाती है। ड्रिल स्टोन्स तुरंत ही वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो लोग जमीन के नीचे घुसना शुरू कर देते हैं। लड़के,
इन्हें ऐसे रोकने का कोई फायदा नहीं है। वो जमीन में घुसने के बाद हमारे नीचे से निकल सकते हैं और हमें मार सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। महाराज सुने शौर्य से कहते हैं। शौर्य भी सोचने लगता है कि अब वो करे क्या। शौर्य, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मोटा किरा शौर्य से कहता। और अगले ही पल शौर्य तुरंत ही उस आग के बीच में कूद जाता और एक अलग जगह पहुंचने के बाद तेजी से कूदने लगता। भारी भरकम आवाज सुनने की वजह से वो ड्रिल ऑफ स्टोन्स जो कि जमीन के नीचे से इस वक्त राजकुमार और रश्मि सभी की तरफ बढ़ रहे थे, वो लोग भारी भरकम आवाज सुनने के बाद अपने डायरेक्शन को बदल लेते हैं। बस ऐसे ही कूदते रहो। उन्हें लगेगा कि यहाँ पर कोई बड़ा बीस्ट है जो कि बड़े भारी कदमों के साथ चल रहा है। मोटा किरा शौर्य कहता, बस वो लोग आ गए, भागो। मोटा किरा शौर्य कहता और शौर्य तुरंत ही पीछे मुड़ के भागने लगता। वहाँ पर जमीन थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती हुई दिख रही थी, जिसका मतलब ये था कि सारे ड्रिल ऑफ स्टोन शौर्य के पीछे जा रहे हैं। शौर्य को बड़ा खाना समझकर देखते देखते वो ड्रिल ऑफ स्टोन्स और शौर्य वो दोनों ही उन लोगों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। पिताजी, ये लड़का पागल है क्या? ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। कार्तिक वो तेजी से अपने पिताजी पे चिल्लाते हुए कहता। और वो महाराज श्यूनेस भी वो शौर्य को वहाँ से जाते हुए देखते रह गए थे, जो कि वहाँ से गायब हो चुका था। शौर्य इस वक्त तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था। शौर्य बहुत ज़्यादा स्लो था उन ड्रिल ऑफ स्टोन्स के हिसाब से। उन ड्रिल ऑफ स्टोन की स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा तेज थी जमीन के नीचे। यहाँ तक कि मोटा कीड़ा एक तरीके से वो भी अगर जमीन के नीचे ट्रैवल करेगा तो वेलोसिराप्टर भी उसे हरा नहीं सकता। हाँ, वेलोसिराप्टर जिसकी खास ताकत स्पीड ही है, वो एक तरीके से उसे ही हरा सकता है। तो श्योर क्या ही चीज़ था। मोटे कीड़े मतलब वो ड्रिल ऑफ स्टोन्स श्योर के पास पहुँचने वाले थे। श्योर, तुम्हें याद है उस राजकुमार ने अपने बीस्टों के जीन्स को अपने साथ कंबाइन किया था? तुम वेलोसिराप्टर के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके देखो। मोटा कीड़ा श्योर कहता। हाँ श्योर, मेरे पास स्पीड है, नहीं तो मैं बाहर निकल के तुम्हें अपने ऊपर बैठा सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें परेशानी होगी क्योंकि तुम मुझे ठीक से पकड़ नहीं पाओगे और मुझे भी दौड़ने में परेशानी होगी अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो। वेलोसिराप्टर श्योर कहता, अरे मुझे ये आता नहीं है। श्योर चिल्लाते हुए कहता, अरे बाबा तो सीख लो ना, मरने से पहले कुछ ना कुछ तो सीखोगे। वेलोसिराप्टर श्योर से कहता। श्योर अपनी आंखें बंद करता और वेलोसिराप्टर के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करने की कोशिश करने लगता। श्योर वो ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। श्योर उससे थोड़ी देर के लिए वेलोसिराप्टर महसूस तो हुआ था, लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया था। अरे मुझे और खुद को एक ही मानो, वेलोसिराप्टर श्योर से कहता। इसके बाद श्योर फिर से अपनी आंखें बंद करता और जब वो वेलोसिराप्टर और अपने आप को खुद एक मानता, अगले ही पल उसकी टांगे उसका शेप बदलना शुरू हो जाता है। श्योर की टांगों का रंग और श्योर की टांगों का साइज वो बदलना शुरू हो जाता है और वो हूबहू वेलोसिराप्टर की टांगों जैसे ही दिखने लगते हैं, किसी डायनासोर की टांगों की तरह। श्योर जो नॉर्मली दौड़ रहा था अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाती और श्योर तेजी से आगे बढ़ने लगता। उसके बाल तेजी से हवा में लहरा रहे थे। श्योर तेजी से आगे बढ़ते रहता और स्माइल के साथ आगे भागते रहता। श्योर पीछे देखता। श्योर जहाँ तक है हम लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, मतलब कबीले से। अब अगर हम लोग इन मोटे कीड़ों से मतलब इन ड्रिल ऑफ स्टोन्स से छुटकारा पा लें तो हम लोग बच सकते हैं और ये ड्रिल ऑफ स्टोन्स दोबारा उस कबीले की तरफ जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर उन्हें बहुत सारे बेस्ट मिलते रहेंगे। मोटा क्रैशवर्स कहता, अरे लेकिन इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा अभी भी, ये अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा करीब है, मैं कैसे इन्हें चकमा दे सकता हूँ। श्योर हैरानी से कहता, एक काम करो, मेरी जीन्स को अपने साथ कंबाइन करो। मोटा क्रैशवर्स कहता, लेकिन तुम्हारी जीन्स को कंबाइन करने के बाद मुझे कौन सी ताकत मिलेगी। श्योर भागते वही कहता, आप पता नहीं, साथ में कनेक्ट करके एक बार ट्राई करके तो देखो। मोटा क्रैशवर्स कहता। श्योर अपनी आंखें बंद करता और मोटे कीड़े खुद को एक ही मानता। जिसके बाद देखते देखते अचानक से श्योर के दोनों ही हाथ मोटे कीड़े के चेहरे जैसे बन जाते हैं, जहाँ पर वो खतरनाक दांत थे, और उससे ही मोटा कीड़ा एक तरीके से खुदाई करता था। ये तो तुम्हारे मुंह जैसा लग रहा है, मतलब मैं जमीन के अंदर घुस जाऊँ क्या। श्योर हैरानी से कहता, कोशिश करके देख लो, जमीन के नीचे तो तुम्हारी स्पीड और बढ़ जाएगी। मोटा कीड़ा श्योर कहता, और श्योर जैसे लोग पानी में डाइव मारते हैं वैसे ही जमीन के ऊपर कूद के डाइव मारता। अगले पल वो जमीन को चीरते हुए नीचे जाने लगता। नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। मोटा कीड़ा श्योर कहता और श्योर को आगे बढ़ना, लेफ्ट राइट ये सब कुछ करना सिखा देता। इसके बाद श्योर तेजी से आगे बढ़ता और अब श्योर की स्पीड उन मोटो कीड़ों से थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। श्योर आगे बढ़ ही रहा था, इतने में श्योर कुछ सेंस कर पाता, मतलब तुम्हारी तरह मैं काफ़ी सारी चीज़ें सेंस कर सकता हूँ। एक मिनट, तुम ऊपर देख नहीं सकते हो, बस आवाज़ सुन के सब कुछ पता लगाते हो क्या। श्योर मोटे कीड़े से कहता, हाँ, जो भी साउंड वेव जमीन के नीचे आती है और ऊपर अगर ज़्यादा साउंड वेव है मतलब बड़ा खाना। मोटा कीड़ा श्योर से कहता और श्योर उसी जगह से निकलता जहाँ पर उससे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर था जिसके टांगों को चीरते हुए श्योर बाहर निकला था और तुरंत ही जमीन के नीचे घुस भी गया था। ऑफकोर्स जैसे ही वो डायनासोर उसके टांगों में छेद हो जाता और वहाँ से खून निकलता, वो डायनासोर कूदना शुरू कर देता, जिसके कारण एक धम धम की आवाज़ वहाँ गूंज जाती और वो सारे ड्रिल ऑफ स्टोन जो कि श्योर के पीछे जा रहे थे वो लोग अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं। ऑफकोर्स उन्हें बड़ा खाना मिला तो वो श्योर के पीछे क्यों ही जाएंगे। अगले पल वहाँ पर एक डायनासोर की चीखने की आवाज़ आती है। ऑफकोर्स वो लोग उसे तरपा के खा रहे होंगे।
श्योर वापस कबीले जैसे तैसे आ जाता है। कबीले में आने के बाद श्योर ये देखता है जहाँ पर सभी लोग थोड़े उदास बैठे हुए थे। उस लड़के ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, हम लोग उसके बलिदान को। इससे पहले कि महाराज सुरेश कुछ भी कहते, उन्हें श्योर दिखता है जो कि उनके ही पास आ रहा था।